जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ प्रोग्राम बदलता दौर में। आज रविवार का दिन है और जैसा आप सभी को मालूम है कि हम डिसेबिलिटी के किसी इशू पर आज डिस्कशन करते हैं या फिर किसी पर्सनैलिटी से आपको मिलाते हैं। बहरहाल आज समय है डिस्कशन करने का और एक मैसेज व्हाट्सएप पे कई दिनों से वायरल हो रहा है। हालांकि हम ये तो पुष्टि नहीं कर सकते कि वो मैसेज सही है, वो रेलिवेंट है, लेकिन हाँ उसमें कुछ बातें हैं जिसके ऊपर हम डिस्कशन जरूर कर सकते हैं। कुछ मेरे दोस्तों ने बताया है कि वो सही है, लेकिन उनके बताने के बावजूद मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता कि वो मैसेज सही है या नहीं है। अब उस मैसेज के ऊपर आते हैं। और ये भी एक बात है कि डिसेबिलिटी से रिलेटेड जो मैसेज होते हैं वो ज़्यादा वायरल होते नहीं हैं सोशल मीडिया पे। तो उससे भी थोड़ा सा ये लगता है कि कहीं ना कहीं वो हो सकता है कि ये घटना घटी हो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एक स्टूडेंट ने स्टडी की, इंजीनियरिंग की स्टडी की, बाद में उनकी आंखों में प्रॉब्लम आई। उनका नाम क्षितिज है। व्हाट्सएप मैसेज के अनुसार उन्होंने 13 बार बैंक का पेपर दिया, लेकिन पेपर पास होने के बाद हर बार वो इंटरव्यू में रह जाते थे। तो उन्होंने देखा कि काफ़ी लोग इसमें नौकरी कर रहे हैं बैंकिंग में, अक्सर मेरे साथ क्यों होता है, मुझे एक बार ट्राई करनी चाहिए और मेरे को आरटीआई डालनी चाहिए। किसी के सुजेशन पे उन्होंने आरटीआई फाइल की एसबीआई को, और एसबीआई से उनको जवाब मिला कि हमें जब कैंडिडेट एलिजिबल नहीं मिलते हैं तो हम उसको जर्नल में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर उन्होंने इसके ऊपर उन्होंने अब डिसेबिलिटी कमिश्नर के केस फाइल किया है। तो इसका क्या होगा, जब मैंने कई लोगों से बात की और हमने अपने एक्ट को भी देखा, तो जनरल रूल ये कहते हैं, हमारे साथ एडवोकेट हैं कि वो बताएंगे ज़्यादा इनके बारे में, लेकिन जनरली ये कहा जाता है कि अगर आपको एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो नेक्स्ट ईयर आपको सेम पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए उसको दोबारा से इशू करना होता है, और उसके बाद आपको दूसरी जो डिसेबिलिटी कैटेगरीज हैं उसके अंदर आप शिफ्ट कर सकते हैं। उसमें भी अगर आपको नहीं कोई मिलता है तो थर्ड टाइम आप जर्नल में कर सकते हैं। तो क्या एसबीआई वाले अनअवेयर है? हालांकि बैंकिंग सेक्टर में बहुत लोग काम कर रहे हैं और एक लंबे अरसे से बैंकिंग सेक्टर में जॉब्स दी जा रही हैं ब्लाइंड को। इन जर्नल अगर बात करें पूरे देश के सिनेरियो में, तो हमने अक्सर ये देखा है कि कई रिपोर्ट्स जो गवर्नमेंट की ओर से भी आई हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस की ओर से भी आई हैं, तो अभी तक भी यही खुलासा होता रहा है कि सिर्फ 1% के आसपास ही जो रिजर्वेशन है वो एम्प्लॉयमेंट में सिर्फ 1% ही अभी तक दी गई है। तो यानी कि 3 में से 1% रिजर्वेशन हुई है, तो लार्जर सेक्शन अभी भी इस एम्बिट में नहीं आता है। क्या एम्प्लॉयबिलिटी एक चैलेंज है? क्या लॉ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको जागरूकता नहीं है, या कई बार जानबूझकर इंटेंशनली जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ब्लाइंड को या किसी और डिसेबल को हायर नहीं करना चाहते हैं? तो ये भी हमने कई बार देखा है, कई केसेस में ऐसा हुआ है, प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी। लेकिन लार्जर पिक्चर क्या है ये हमारा पैनल हमें बताएगा। इसमें बात करने के लिए हमारे साथ डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट हैं, एडवोकेट भी हैं, सुभाष वशिष्ठ जी, जो कि लंबे अरसे से डिसेबल कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं। कई बार ये लीगल रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं। आरपीडी पे इन्होंने कंसल्टेशन भी ऑर्गेनाइज की थी। सुभाष सर, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू दानिश। हमारे साथ संजय सर हैं, ये भी एडवोकेट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, और 195 कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने पढ़ा है और डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट हैं और इससे रिलेटेड इश्यूज को उठाते रहते हैं। संजय सर, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। वी हैव हरीश कोटियन सर, ये एजीएम है आरबीआई में, बैंकिंग सेक्टर के बारे में हमें ज़्यादा बताएंगे और एक्सेस इंडिया को भी चलाते हैं और काफ़ी लोग इनसे परिचित हैं। तो हरीश सर, आपका बहुत स्वागत है। नमस्ते नमस्ते। And we have Mr. Subramani, he's a journalist and regular panelist of Badalta Dor, and he's a blogger as well. He writes so many issues and he keep raising the issues pertaining to disabled people as well. Subramani sir, welcome. Thank you very much. सुभाष सर, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो स्टोरी आई है ये काफ़ी चल रहा है व्हाट्सएप पे, और आपको क्या लगता है कि जैसे रिपोर्ट्स भी आई हैं कि अभी तक सिर्फ 1% ही एम्प्लॉयमेंट जो रिजर्वेशन को फिलअप किया गया,
क्या रीजन है ये एडमिनिस्ट्रेशन की जो इग्नोरेंस है वो कहीं ना कहीं है, या क्या कैसे देखते हैं पूरे परिप्रेक्ष्य को? सुभाष सर। इसके दो कारण मैं देखता हूँ दानिश जी। पहला कारण जो मुझे समझ आता है वो है जागरूकता की कमी, कि अक्सर अकबर एक लंबा समय अरसा हो गया है इस एक्ट को इस एक्ट को लागू हुए 96 फरवरी 96 से एक्ट लागू है। अभी तक हम ये समझ नहीं पाए हैं कि इसको हमें रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, हमको रोस्टर सिस्टम कैसे बनाना है। आज भी जब केसेस आते हैं चीफ कमिश्नर ऑफिस में या इस तरह की कोर्ट्स में, और वो जब मांगते हैं कि आप अपना रोस्टर दिखाइए, तो किसी के पास रोस्टर नहीं होता है सही फॉर्मेट में तैयार। सो एक वो एंगल है। दूसरा एंगल है जहां पर वो जानते हैं इन सब चीजों को, लेकिन क्यों ये शोर जिनकी ओर से प्लीज थोड़ा सा देख जी। क्योंकि मैकेनिज्म कुछ इस तरह का नहीं है कि जो कैंडिडेट है या जो सेक्टर है या हम जैसे कुछ एक्टिविस्ट हों, उनको पता लग पाए कि एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में रिजर्वेशन का स्टेटस क्या है, वो किस तरीके से अपनी पोजीशंस को भर रहे हैं। ऐसा कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म नहीं है। पब्लिक प्लेटफॉर्म इन द सेंस एक ऐसा ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म जहां पर वो ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करे कि हमने कितनी पोस्ट भरी है, कितनी पोस्ट हमारी खाली है, कितने कैंडिडेट ने हमें अप्लाई किया, कि हमने कब उस कैटेगरी से बदल कर दूसरी कैटेगरी को पोस्ट दे दी। ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल कोट कर सकता हूँ। ये 2007 की बात है। आई हैड अ कैंडिडेट हु हैड अ डिफरेंट डिसेबिलिटी, और वो ऐसे 5-6 परीक्षाएं दे चुका था, और वो मेरे पास आया कि सर मेरा एग्जाम तो बहुत अच्छा होता है लेकिन कहीं से कॉल नहीं आती। हमने सलाह दी कि आप एक आरटीआई डालिए, अपने किसी और अपने स्पेसिफिक नाम ना देके रोल नंबर केवल दीजिए, और उसमें अलग अलग अपने नंबर पूछ लीजिए। उन्होंने नंबर पूछे तो आपको आश्चर्य होगा जान के कि वो व्यक्ति हर टेस्ट में जनरल मेरिट से कहीं ऊपर मार्क्स ला रहा था, लेकिन क्योंकि वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी साथ लगाता था और डिसेबल्ड कैटेगरी में था, तो उसको कभी भी उसको बुलाते नहीं थे, उसका नाम ही कभी मेरिट लिस्ट में डालते नहीं थे। तो फाइनली वो न्यूज़पेपर में निकली बात, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने उसको सो मोटो एक्शन लेकर एक नोटिस जारी कर दिया उन सारे एम्प्लॉयर्स को, और विद इन 3 मंथ्स 3 एम्प्लॉयर्स ने उसको ऑफर की जॉब ऑन द बेसिस ऑफ द अर्लियर अपॉइंटमेंट। सो कुल मिला के मेरा मानना यह है कि रिजर्वेशन को जानबूझकर, कुछ तो अवेयरनेस की कमी है, कुछ जानबूझकर उसको स्कटल करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि मैकेनिज्म्स ऐसे अवेलेबल नहीं है जिससे आम जनता को या स्टेक होल्डर्स को पता लग पाए कि ये मैकेनिज्म आप किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो मतलब जैसे आप बता रहे हैं कि ये सही होता है कि कहीं ना कहीं ये स्टोरी में पॉइंट हो सकता है कि पहले भी ऐसे केसेस आप बता रहे हैं कि आए हैं। यस जी। हरीश सर, आप बैंकिंग एसोसिएशन से भी जुड़े हैं, आपका खुद का भी एक्सपीरियंस है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर हैं, तो बैंकिंग सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट तो हो रही है। आपको क्या लगता है कि जो आपको लगता है कि अभी भी बैंकिंग में भी एक रिपोर्ट आई थी कि अभी उस तरजीह पे नहीं हो रही रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट प्रॉपर 3%, तो आपका क्या टेक ऑन है कि अवेयरनेस की अभी भी कमी है, क्योंकि आप इसके लिए लड़ाई भी लड़ रहे हैं कंटिन्यूसली भी और पहले भी लड़ते रहे हैं? जी, अवेयरनेस का तो प्रॉब्लम तो है ही है, एंड बट जैसे आरबीआई में है वहाँ पर तो लाइक थिंग्स हैव बीन इन द राइट प्लेस। लाइक पहले से रोस्टर सिस्टम वगैरह वो बहुत शुरुआत से ही उन लोग ने इम्प्लीमेंट किए हैं, एंड इन आरबीआई थिंग्स आर इन प्लेस। बट आई मीन जनरल अवेयरनेस बोला जाए तो बिल्कुल है, और उसके कारण डेफिनेटली इम्पैक्ट करता है डिसेबल्ड पर्सन्स को एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो मतलब आपको लगता है कि ऐसे केसेस हो सकते हैं जो, अगर केसेस है तो अवेयरनेस के अलावा आपको क्या लगता है कि अब तो बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी लोग काम कर रहे हैं हर डिसेबिलिटी कैटेगरी के, तो आपको लगता है कि अगर अभी अवेयरनेस नहीं होगी तो फिर क्या होगा कि अभी इतने एम्प्लॉयज़ भी है और अच्छी पोस्ट पे भी हैं, क्लरिकल में भी है, पीओ भी हैं, तो अवेयरनेस के अलावा क्या आपको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की जो इग्नोरेंस है वो भी एक इशू है? दरअसल अगर जो एम्प्लॉयर है उन लोग प्रॉपर सिस्टम्स बनाते हैं, जैसे आरबीआई में उन्होंने प्रॉपर सिस्टम बनाया है, बाकायदा उन्होंने रोस्टर सिस्टम अच्छी तरह से मेंटेन किए हैं, तो उस तरह का जब सिस्टम प्रॉपर रहता है तो फिर अपने आप इम्प्लीमेंटेशन भी ठीक ठीक रहता है। और ये प्रॉब्लम तब आता है कि जब पीपल हु आर देयर in the right places, they keep changing, and when they are not aware,
once they become aware, then things fall in place. But when a person changes, वो interim period में ये problem आ जाता है. तो आपको लगता है कि इंटेंशनली ऐसा नहीं होता है, बहुत कम होता होगा, जनरली प्रॉब्लम जो है अवेयरनेस की आपको लगती है? मुझे तो ऐसा ही लगता है. जी संजय सर आप बताएं, आपने बेसिकली जो हम आपसे थोड़ा सा ये भी लिसनर्स जानना चाहेंगे कि ये प्रोसीजर होता क्या है कि अगर उनको एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो इसका रूल्स क्या होते हैं, अगर रूल्स को फ्लोट किया जाता है, वायलेट किया जाता है तो क्या प्रावधान है आगे? नहीं, कैरी फॉरवर्ड प्रोविजन तो मतलब इवन SC/ST के लिए भी होता है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में उसका प्रोविजन है, और वही प्रोविजन डिसेबल्ड के लिए कि अगर एक साल कैंडिडेट एलिजिबल है लेकिन सुटेबल नहीं है तो आप उसको अगले साल ले सकते हो, और बाद में इंटरचेंज, और अगर इंटरचेंज करने के बाद भी अच्छा कैंडिडेट नहीं मिला तो फिर आप उसको जनरल पोस्ट में ट्रांसफर कर सकते हो। ये नॉर्मल रूल है और वो हर रिजर्वेशन को अप्लीकेबल होता है, हमारे साथ भी अप्लीकेबल होना चाहिए। लेकिन आप जिस मैसेज की बात करें तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि वो तो स्टोरी सही नहीं है, क्योंकि मानसिकता ही नहीं है। और मैं एग्री नहीं करता हरीश की बात से कि रिजर्व बैंक इज क्लीन। रिजर्व बैंक इज टोटली डिसऑनेस्ट, क्योंकि राजेश आसुदानी के अपॉइंटमेंट के बाद इफ यू हैव अ लुक ऑन नंबर ऑफ ब्लाइंड पीपल अपॉइंटेड तो आपको आश्चर्य होगा कि एक भी टोटली ब्लाइंड पर्सन मेरे नॉलेज में अपॉइंट नहीं हुआ है। So there is no need to give cleanliness certificate to RBI, and intentionally government departments wants to exclude disabled. हमको इतने जल्दी गवर्नमेंट को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि जब मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे के साथ झगड़ा हो रहा था तो यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे वाज आर्ग्यूइंग कि सिंस यू हैव बीन अपॉइंटेड अगेंस्ट ओपन वैकेंसी तो आप रिजर्व्ड वैकेंसी को एप्लीकेबल होने वाली सुविधाएं नहीं ले सकते। सो इफ आई एम अ डिसेबल्ड एंड इफ आई एम अपॉइंटेड अगेंस्ट द ओपन कैटेगरी, वो मुझे डिसेबल्ड मानने के लिए तैयार नहीं है। तो और अगर हायर एजुकेशन की मैं बात करूं तो हायर एजुकेशन में तो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड और भी डिसमल है। बैंक्स में कम से कम नाम के लिए, गिनती के लिए कुछ लोग हैं। हालांकि ये भी एक डिबेट का इशू है कि सिर्फ अपॉइंटमेंट करने से होगा या उनको काम भी करने का अवसर मिलता है, क्योंकि हरीश इज वेरी एक्टिव, ही इज डूइंग स्प्लेंडेड वर्क, लेकिन कितने लोग कर सकते हैं, कितने लोगों को मौका मिलता है काम करने का। तो मेरे हिसाब से इस स्टोरी में डेफिनेटली दम है, और मुझे तो लगता है इंक्रीजिंगली गवर्नमेंट इज बिकमिंग कैजुअल towards people with disability। जो मैं रूल्स का देख रहा हूँ, जो मैं एक्ट का स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, जितना मेरा रीडिंग बढ़ रहा है, अगर आप बाहर के देशों में देखें तो UNCRPD के साथ मैक्सिमम कंप्लायंस करने की कोशिश हो रही है, लेकिन हमारे देश में तो UNCRPD का कहीं नामो निशान नहीं है। लॉ में UNCRPD 50% भी रिफ्लेक्ट नहीं होता, ये मेरा दावा है और ये मेरा एलिगेशन है। तो उस हिसाब से ये स्टोरी बिल्कुल सही है। और तो आपको दोनों रीजन लगते हैं, अवेयरनेस भी लगते हैं और आपको लगता है इग्नोरेंस भी है? तो इग्नोरेंस है, बदमाशी है, चाहते ही नहीं है होल करना। ठीक है सुब्रमण्य सर, व्हाट इज योर टेक ऑन इट, देन विल मूव फॉरवर्ड। हाउ डू यू सी? सुब्रमण्य सर, आर यू विद अस? आई थिंक इज नॉट विद अस। ओके सुभाष सर, अब थोड़ा सा मैं सुब्रमण्य सर को हम ट्राई करते हैं लेने। हेलो जी सुब्रमण्यम कम बैक। Okay. No, what is so surprising for me is that this government of all the governments has made a lot of noise about disability, and there's a lot of sound, but there's no substance. And that's a bit of a surprise for me, because they gave us the impression that they're going to take care of disability sector in a way in which the other governments did not. Okay, skill development, for example, and a lot of it has got to do with the fact that the attitude change has to happen at the government level, at the level where they probably have to put in place the mechanism and implementation, because they see you can create a law,
it's easier to enact a law. But implementation is where you score. Correct. Implementation and seeing to it that, for example, I'll tell you, this is India generally, we have a laxity for implementing laws. Supreme Court, for example, has said that, there should not be any liquor shops on the national highway. The first thing all the states are doing now is converting all the national highways into municipal highways so that they will continue to sell liquor. So law as such is changing nothing in this country. And that's when, when I saw the euphoria around the Rights of Persons with Disability Act, I was thinking, what are we? Are we fooling ourselves into believing that everything is going to change? What about reservation, what we are talking today, reservation in employment? Reservation, again, the same problem. Reservation, you can put it on paper. I think reservation has been on paper. See, for example, in Karnataka, I'm not talking about now, it's about some years back, that there has been no recruitment, government recruitment that happened, implementation of reservation from 1971. So where are we? So I feel that, one is, okay, they are all wanting to show to everybody that, we are a nice government, we are very friendly towards everybody, we are inclusive, development oriented, so on and so forth. But when it comes to implementation, that's a different ballgame. Reservation falls in the same category, I would say. Do you think the story I have narrated, you find it can be right? No, it is right. It has to be right. Subramanian sir, but I want to know, see, in SBI, there are number of blind people and the other disabled are working. See, the problem is SBI is a mammoth organization. We are not, today SBI has subsumed about 5 different, state banks. Yeah. They're a huge organization. Okay, mergers have happened. They're very huge. Even before that, they were huge. So the problem is, it is up to the, each and every zone, at a branch level, zone level, it's not okay. At most what's happening is that people are going to the bank saying that, they've been given a job. Are they really working? Are they really contributing to the bank? Are they making use of their skills? Nobody cares. Nobody cares. I have seen, I don't want to name the bank and the person, but I have seen this person complaining to me that she has to go to the bank and sit separately because she's a person with disability. She has to sit separately from other people. She takes all the journals with her, keeps reading all the journals, and when the work time is over, she comes back. People don't include her even for social occasions, and of course, there's nothing in terms of work. So, this is not, my dear friend, this is not reservation, or this is not what people should be looking for. And if RPD Act or the reservation or anything, all the rules and laws in place are not going to change this situation, I think it's a sad state of affairs, and the future doesn't look any better. सुभाष सर, आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे सभी ने बात की, ये जो एक्ट को तो हम पास करवा देते हैं, एक्ट बन भी जाता है, उसके लिए हमारे स्ट्रगल भी होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस अपने अपने स्तर पर सब काम करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन देखिए, हम अभी भी 5% की मांग कर रहे थे, वो 4% हो गया, लेकिन वो 3% है वही फिलअप नहीं हो रहा है। तो अभी 22 साल तो लगभग एक्ट को पास हुए हो गए, तो अब एटीट्यूड, हम कब तक एटीट्यूड के लिए रोते रहेंगे कि एटीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है? तो ये एफर्ट्स पास होने के बाद इम्प्लीमेंटेशन में एफर्ट्स कम क्यों हो जाती हैं सर? सुभाष सर। Yes. जी। There's a lot of background sound, I think. जी। You can request people to just mute mute the microphone when their talk is over. Okay. See, मेरा मानना ये है कि law is a good piece. जो हमारा सेक्टर है उसको जागरूक रहना पड़ेगा, और जब तक हम जागरूक नहीं होंगे लॉ जो है वो पेपर बुक के अंदर ही रहेगा। हमने बहुत सारे ऐसे मैटर्स देखे हैं, आप इसी अपने एक्ट को ले लो, उस पर अगले 5 साल तक तो अपनी सेक्शन 30 के अंतर्गत जो हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन की पॉलिसी बननी थी वही नहीं बनी। वो एक केस डालना पड़ा हाई कोर्ट में, उसके बाद आनंद फानंद में उन्होंने फटाफट एक पॉलिसी बनाई। जी, रिजर्वेशन के मामले में देखिए कुछ चीजें अभी भी क्लियर नहीं है डिपार्टमेंट्स में, उनको नहीं पता है।
उनको लगता है कि अच्छा ये एक कैटेगरी के लिए ये वाली पोस्ट आइडेंटिफाइड नहीं है, तो वो उस कैटेगरी को हटाकर उसको केवल 2 कैटेगरी को देते हैं और केवल 2% देते हैं। जबकि रूल बहुत क्लियर है कि आप किसी भी जगह रिजर्वेशन देंगे तो 3% देंगे। मान लीजिए वो पोस्ट 2 कैटेगरीज के लिए आइडेंटिफाइड नहीं है, केवल एक कैटेगरी के लिए है, तो उस एक कैटेगरी को पूरा 3% रिजर्वेशन मिलेगा उस पर्टिकुलर पोस्ट में। ये बहुत क्लियर है रूल्स के अंदर चीजें, लेकिन जब हम इम्प्लीमेंट करने जाते हैं वहां पर वो उसको 1% करके बाकी 2% काट ले। अच्छा, दूसरा हमारा लॉ बोलता है कि मिनिमम 4, पहले 3 था अभी 4 हो गया है, मिनिमम 4% रिजर्वेशन। हम जब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो बाबूज लोग जब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसको वो कोशिश ये करते हैं कि अच्छा 4% है तो 4% में कितनी पोस्ट बनती है, इतनी पोस्ट बनती है, इतनी आप दे दीजिए, चाहे वो I mean whether the person is coming and passing on merit or lower in the order, उन सबको आपने सेटल करना है डिसेबिलिटी कोटा में। उससे हमारा जो लॉ है जो कहता है कि मिनिमम 3%, आप उसको लॉ का उल्लंघन करते हुए, उसको कंट्रावीन करते हुए आप उसको मैक्सिमम 4% या मैक्सिमम 3% बना देते हैं। ये सबसे बड़ा ब्लंडर हम कमिट करते हैं एज अ ब्यूरोक्रेट, एज अ HOD और एज अ डिपार्टमेंट हु इज पुटिंग अप द रिक्विजिशन। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका बहुत क्लियर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा सर, बताएं क्या करना पड़ेगा? इम्प्लीमेंटेशन अभी 25 साल के आसपास हो जाएंगे, अभी भी नहीं करवा पा रहे हैं, और अभी तो सेक्टर भी काफी काम कर रहा है, हर एडवोकेट अपने अपने बेस पे भी कर रहे हैं। देखिए, इम्प्लीमेंटेशन में मुझे लगता है अभी इस समय चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को एक नोडल एजेंसी बनाया गया है इस नए लॉ, जिसका यही काम है कि सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज और PSUs में वो इंश्योर करेंगे कि इसका इम्प्लीमेंटेशन हो, और नहीं हो तो उनको नोटिस दें। इसके लिए उन्होंने जो अभी रूल्स हैं उसके अंदर भी मैकेनिज्म्स हैं कि आप समय समय पर तिमाही, छमाही और साल में आप रिटर्न भेजेंगे कि आपने इतने लोगों का इंडक्शन किया, इसमें इतने रिजर्वेशन थे, इतने हमने भरे। लेकिन इसमें कहीं एक जो लैकुना है वो मुझे नजर ये आता है कि उसमें कहीं ये नहीं पता चलता कि कितने लोगों ने अपनी मेरिट में पास किया, मेरिट के क्या पैमाने थे। आप मेरिट में यदि ले रहे हैं तो उसमें हम क्या क्या चीज को दे रहे। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम एक्सटेंडिंग द बेनिफिट ऑफ से एक्स्ट्रा टाइम टू अ पर्सन हु इज ब्लाइंड हु इज यूजिंग स्क्राइब, मैंने उसको एक स्क्राइब भी दिया, मैंने उसको एक्स्ट्रा टाइम भी दिया। ऑर्गेनाइजेशंस आर कंसीडरिंग दिस 2 इश्यूज एज रिलैक्सेशन, और बोलते हैं नहीं आप अपनी मेरिट में नहीं आए क्योंकि आपने टाइम में टैक्स पूरा नहीं किया, आपने स्क्राइब यूज किया, यू टुक हाफ एक्स्ट्रा टाइम 20 मिनट्स पर आवर, दैट्स व्हाई यू वर यू कैन नॉट बी टेकन ऑन मेरिट, आपको हम रिजर्वेशन में सेटल करेंगे। सो ऐसी बड़ी सारी चीजें हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं इन जो ऑफिशियल्स के द्वारा, जिससे इसको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है हमारे सेक्टर को और साथ में चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इन स्टेट्स एज वेल एज इन द सेंटर, they all have to be very active, और हर डिपार्टमेंट का लेखा जोखा, या तो ये काम तो सरकार का होना चाहिए, NGOs तो सर्विस डिलीवरी में इतना व्यस्त है, यदि NGO कर सकें बहुत बेहतर है, लेकिन ये काम करना बहुत आवश्यक है कि एक पैनी नजर रखी जाए सब डिपार्टमेंट्स के इंडक्शंस पर, और उन इंडक्शंस में प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट रिजर्वेशन, इस बात का ध्यान रखा जाए, और जहां भी थोड़ी भी वेरिएशन है it should be immediately brought to the notice of judiciary or to the commissioners for disability। ये तत्काल करने की आवश्यकता है। जी अनीता मैम, आपके कमेंट चाहूंगा कि रिजर्वेशन आपको लगता है कि क्या रीजन है प्रॉपरली अभी तक इम्प्लीमेंटेड नहीं होती है, और कुछ केसेस भी आए जिसकी हम बात कर रहे थे बिगनिंग में। बेसिकली आई फील कि रिजर्वेशंस सिर्फ एम्प्लॉयमेंट में करने से क्या होगा, जब एजुकेशन नहीं है, स्किल्स नहीं है, तो इसीलिए रिजर्वेशंस की जरूरत पड़ती है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। एम आई राइट और रॉन्ग? Because I find that most candidates who come to me who are talking about getting a scribe and appearing for government exams or banking exams, मैं देखती हूँ कि उनके जो skill sets हैं, are they up to the mark? नहीं तो आप वो तो ठीक है, हो सकता है कि उसमें कई लोगों की स्किल्स अच्छी ना हो, लेकिन जिनकी स्किल्स है, क्या आपको लगता है कि उनको प्रॉपरली हो रहा है? वो कह रहे हैं कि हम जॉब्स को कन्वर्ट कर देते हैं। जिनके स्किल्स हैं उनको रिजर्वेशन की क्या जरूरत है? आप तो लार्जर पॉइंट उठा रहे हैं, आप तो कहते हैं होना ही नहीं चाहिए रिजर्वेशन। नहीं, वो नहीं, एजुकेशन सही, इट हैज टू बिगिन एट द बिगिनिंग। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ऑल ऑफ अस आर ट्राइंग टू लुक एट द whole issue from the employment part of view. All of us are beginning at age
18, 19, 20, 21. I keep saying this over and over again. We are not looking at the basic education of the candidate. टाइम एंड अगेन हमारा थ्रस्ट यहीं पे है कि उनको इनकम होना चाहिए, उनको इंडिपेंडेंट बनाओ। इंडिपेंडेंट बनने से पहले क्या एजुकेशन पे हमें फोकस नहीं करना है? बाय वी बिगिनिंग एट द एज ऑफ 18, 19, 20 एम्प्लॉयबल एज में कैंडिडेट्स कैसे सडनली ट्रेन होंगे उस लेवल पे, आप बताइए। नहीं, एजुकेशन में भी रिजर्वेशन तो है, बिगिनिंग में भी है, कहाँ नहीं है? हायर एजुकेशन में है, बिगिनिंग में है, हायर एजुकेशन में नहीं। बेसिक एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन से शुरू होना चाहिए, है क्या? राइट है ना, है ना। Just meet, if you look at about 100 candidates, out of that, how many do you think actually deserve to be in the posts that are reserved for them? You see, what we are doing is we are further weakening the system. The same babus that we are talking about, we will have more babus who are not skilled for the posts on the basis of reservation. Multiple reservations for multiple reasons. Instead of skilling people and making them get jobs on the basis of merit, time and again we are weakening the system and weakening our candidates by giving them allowances and reservations. Unless we make a start giving them sturdy elementary and basic education, we are not going to get anywhere. 25 years later, we will still be talking about reservations. And the percentage will go higher and higher every year. 25 सालों से हम reservations की बात कर रहे हैं, वहीं तो हम मार खा रहे हैं। अगर हम एजुकेशन पे फोकस करते तो 25 सालों में बहुत कुछ बदल चुका होता है। स्किल पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। जी बिल्कुल एजुकेशन जी, जरूर। मैं पहले हरीश सर, फिर आप संजय सर, आपके पास आता हूँ। पहले हरीश सर से आता हूँ, फिर आप। नहीं, पहले मुझे मेरे दिमाग में एक पॉइंट है, तो लेट मी जस्ट प्लीज लेट मी फिनिश। पहली बात तो ये है कि आई एम कंप्लीटली against giving any kind of credit to this government, particularly after seeing the presentation before the Prime Minister on disability issues. वो disability right groups के ऊपर available है presentation, और इतना गंदा presentation जिसमें गवर्नमेंट के फैक्ट्स करेक्ट नहीं थे। उस प्रेजेंटेशन में कहा गया है कि आरपीडी एक्ट इम्प्लीमेंट होने वाला, अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, जबकि एक्ट इम्प्लीमेंट हो चुका था। मतलब इतना बेसिक होमवर्क किए बिना ट्रिवियल तरीके से प्राइम मिनिस्टर के सामने एसएमआरसी जैसी इंस्टीट्यूट अगर प्रेजेंट करती है, प्लानिंग कमेटी, नीति आयोग, सो कॉल्ड नीति आयोग, तो इससे पता चलता है कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, सिर्फ मन की बात मन से करने के अलावा इस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है। तो वी शुड स्टॉप दिस कैंपेन of giving undue certificate to government. This is number one. वो तो कोई भी number नहीं दे रहा two, सर्टिफिकेट। नहीं, सुभाष जी बहुत प्रेस कर रहे थे गवर्नमेंट को। No, most definitely, I'm sorry. No, and secondly, let me finish. Please, let me throw a creative idea. My creative idea is this: don't wait for the government. Government is not going to do anything for you. You should have your own observatories to find out whether the rights are protected or not. तो ये मैंने मेरे पेपर में भी सजेशन दिया था कि डिस्ट्रिक्ट लेवल से वी शुड क्रिएट ऑब्जर्वेटरीज वेयर ऑल द डेटा विल बी कलेक्टेड। जैसे पुणे डिस्ट्रिक्ट में एक ऑब्जर्वेटरी बना दीजिए, और वो ऑब्जर्वेटरी पूरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इंक्वायरी करके डेटा वेबसाइट पे फीड करेगी। लेट द गवर्नमेंट बी एक्सपोज्ड कि गवर्नमेंट कहती क्या है और करती क्या है। तो क्यों नहीं वो ऑब्जर्वेटरी बनाते? आज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के प्रोविजंस के हिसाब से गवर्नमेंट के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि उन लोगों ने ऑब्जर्वेटरी बनाना चाहिए ऑनलाइन। तो पहले आप ऑनलाइन ऑब्जर्वेटरी बनाओ, अपना होमवर्क ठीक से करो, फैक्ट्स सही गवर्नमेंट लोगों के सामने पेश करो। आपको तो ये भी नहीं मालूम कि लॉ इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं, एंड वी आर अनड्यूली अपलाउडिंग दिस गवर्नमेंट फॉर नो रीजन। ओके, तो मुझे लगता है कि सुभाष सर ने, लेकिन आरपीडी की जब कंसल्टेशन थी तो काफी विरोध किया था खुल के सबके सामने। खैर, उस पर भी हम आएंगे। हरीश सर, आप कुछ कहना चाहते थे? सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक तो आप अपनी बात रखना, जो भी आप रखना चाहते हैं। दूसरा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, बहुत सारे लोग मेरिट में आते हैं, तो मेरिट में आने के बाद कैसे ये डिसाइड होता है कि बंदा एलिजिबल है या नहीं है? तो एक तो मेरिट में हो जाता है, दूसरा क्या जो परफॉर्मेंस होती है बैंकर्स की, कहीं ना कहीं ये भी असर डालती है एडमिनिस्ट्रेशन को सोचने के लिए कि ये इनको जो काम देना चाहिए, जॉब देनी चाहिए या नहीं? जी, there are two things that I want to comment. One is संजय ने जो कहा था
कि राजेश के बाद आरबीआई में कोई ब्लाइंड पर्सन रिक्रूट नहीं हुआ है, दैट इज एक्चुअली नॉट करेक्ट. देयर आर मेनी पीपल अदर्स आल्सो हु जॉइंड इन आरबीआई. Another main point that I want to come is about what ये शोर आ रहा है किसकी ओर से? building the skill set. अनीता मैम आप म्यूट कर लें जब तक आपकी कॉल मेरी वजह से है. हाँ, म्यूट करती हूँ. प्लीज. Yeah. जी. So building the skill sets. In fact, Sanjay mentioned about it. Subramani also mentioned about it. So it is very essential to build skill sets because even in banking sector, lot many people are coming are employed because of reservation, but they are not fully utilized. And that is the main thing which is there because nobody is bothering to build up the skill sets which is very, very much required. Like before computers were there were very few job opportunities which are available to blind people. But after computers came in, I mean, lot of fields opened up. So despite of lot of field opening up, we still see that the students who graduate, they are by and large going for traditional subjects, for traditional fields. Very few of them, they go out of their way to explore to some new areas, build up skill sets, and those who build up skill sets, they definitely come out very well, and not only in public sector but also in private sector. Lot many of them have gone into the private sector and excelled in that area also. So the most important part which is there, what Anita was telling, is that building up the skill set, and that has to be done in a very serious manner. Reservation, fine, it is all fine, but what is most important is the human resources, the dignity of the blind person, of the disabled person. So that has to be preserved. It can only be done with good skill sets. बिल्कुल सही है, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है. लेकिन सुब्रमण्य सर, मैं साथ में ये भी जानना चाहता हूँ कि what sir is saying absolutely right. There is no contradiction what he is saying. But my point is, there are so many people who are even talented and they have good talented. But people on the base of their disability, they don't want to even hear them sometimes. So reservation we need. We cannot simply say reservation should go, because without reservation nobody is going to see whether you are talented or skillful. But the attitude. No, point, see, sorry, yeah. Okay, go ahead. No, see, nobody is saying that reservation shouldn't be there. See, it's not about the existence of reservation that's in question here. What's in question here is the utility of reservation. Are we making use of reservation because, it gives us the right to get a job? Or are we using reservation to, make sure that we are, at the right place at the right time to make use of our skills? So that's the question in front of us. I definitely agree with the fact that we have to focus more on in terms of skill development. Exactly. People must look at, it's not even, the basic arithmetic skills. I think we've been talking about this for a very long time. Arithmetic, numeral skills. One more question we're talking about. There are certain people who calls me and tells me, and they might have called you, some of them might have called you people as well. They say the administration do not want to give us work. How can we tell them that we can perform our duty on many? So that is a huge problem. That is a huge problem. I completely agree with you. It is a problem that has come up because everybody thinks that disability employment is CSR. It's a sad, tragic. I don't know. My heart breaks every time I speak to a private company, and I do. I may not be meeting them in connection with disability. I'll be talking about some general subject, and I just slip in a question on okay, what about employment of persons with disability? And these people say, yeah, we have a CSR policy in place. That sort of defeats all the work that we're doing, in the sector. And even if at all, see, reservation today is working. Even if at all the law is working, we should definitely commend our lawyers. Because of them, it's not the bureaucrats, it's not the government. The government is inept. This government can talk all that they want. They're good at PR, but they're pathetic. They are good very, at very bad.
They're extremely bad in terms of the details. The style is okay, but the substance is completely not Zero. there. Zero. I agree with you. अच्छा So तो what is happening? So what is happening is that the two things that I want to just emphasize and then finish my contribution here. One is skills has to be implemented, and I think even here the NGOs and the sector as such is doing better than what the government is doing. Secondly, reservation has to be used to ensure that we have a space. We are not denied of a space, but that should not be taken as a sort of a certainty and forget the skills. That shouldn't happen. जी That's all. ओके तो सुभाष सर अब 2-3 बातें मुझे ये बताएं आपकी यहाँ पर बात हो रही है एम्प्लॉयबिलिटी की भी, तो कहीं ना कहीं इसकी भी हम लोगों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि सरकार के साथ साथ हमारे इंडिविजुअल भी ड्यूटी है कि हम भी स्किलफुल बने। एक दो एग्जांपल है, कई लोगों ने ट्राई की अच्छी ट्रेनिंग देने की लेकिन उनको कैंडिडेट ही नहीं मिले, उन्होंने कहा कि बहुत बुरा हाल है, कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे। तो दूसरी बात तो ये है कि एक ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने पॉइंट उठाया था कि क्वार्टरली सर्वे होगा, नेशनल सैंपल सर्वे करती है जहाँ लेबर ब्यूरो का, क्या उसमें डिसेबिलिटी को इंक्लूड किया, क्या उनके एम्प्लॉयमेंट अलग से आएंगे, तो हमें कुछ आइडिया होगा इसके बारे में? और ओके देखिए मुझे लगता है अभी नए लॉ में ऑलरेडी मैकेनिज्म्स क्रिएट किए गए हैं, इससे पहले भी थे बट आई डोंट नो कितना उनको इम्प्लीमेंट किया गया। बट जो मैकेनिज्म्स हैं वो ये है कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन has to submit a return to the to an office। अब इस वक्त चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज विल बी नोडल ऑफिस, जहां पर हर डिपार्टमेंट को हर इवन एवरी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन विल हैव टू बी रजिस्टर्ड, उनको अपना इक्वल अपॉर्चुनिटी पॉलिसी जमा करना पड़ेगा चीफ कमिश्नर ऑफिस के पास। तो इस नए लॉ में ये सब चीजें कुछ पॉजिटिव हमें दिखती हैं, और कम से कम रूल्स में भी इस बार अभी फाइनली जो दूसरा अमेंडेड रूल आया है, जो 10 मार्च के बाद वाला जो रूल आया है उसके अंदर ये चीजें आ रही हैं। तो मेरा मानना ये है कि सेक्टर को, जैन साहब के साथ मैं इसमें एकदम सहमति रखता हूँ कि सेक्टर को जागरूक होना पड़ेगा, चीफ कमिश्नर ऑफिस को जागरूक होना पड़ेगा, उनको जो अभी तक जिस ढर्रे में वो काम कर रहे थे उस ढर्रे से नहीं काम चलने वाला है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहीं ज्यादा है, तो इस इश्यू को वहां से हमें टैकल करना पड़ेगा। इससे अलग हटके मैं एक और बात कहना चाहूंगा, देखिए हमारी जो आज का मुद्दा शुरू हुआ था वो हुआ था कि रिजर्वेशन को ठीक से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं। अब जब हम ये मान के चल रहे हैं कि रिजर्वेशन, क्वेश्चन ये है कि रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है नहीं, कि हम ये मान के चलते हैं कि देयर आर कैंडिडेट्स हु आर कैपेबल, हु आर कॉम्पिटेंट, बट दे आर बीइंग नेग्लेक्टेड, दे आर बीइंग साइडलाइन एंड दे आर नॉट बीइंग गिवन जॉब। हम ये मान के चल रहे हैं। वो एक इशू है अपनी जगह कि स्किल सेट्स की कमी है और उसको एड्रेस करने की जरूरत है, बट मुझे लगता है आज के डिस्कशन में वी शुड फोकस ऑन कि क्या गवर्नमेंट की तरफ से या सिस्टम्स की तरफ से कोई ऐसी कमी तो नहीं है जिससे हमारे ट्रेंड लोग, हमारे कॉम्पिटेंट लोग भी इसको अपनी जॉब्स को हासिल नहीं कर पा रहे। मैं उस मुद्दे पर आता हूँ। I'll give you two examples। स्किल सेट पे मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, वो अपनी बात एकदम जगह वाजिब है, लेकिन हमारा मुद्दा आज के जो है वो इसी पर है। मैं 2 एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। एक एग्जांपल ये है कि फॉर द पोस्ट ऑफ जजेस फॉर द ब्लाइंड, इस मुद्दे पर मैं करीब 7-8 साल से काम कर रहा हूँ, और मैंने इस मुद्दे पर ये पाया कि जो एटीट्यूड्स हैं, अवेयरनेस है सेक्टर में, जिस भी डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल जुडिशरी। अब मैं 3-4 स्टेट्स का नाम ले सकता हूँ यहाँ पर, जिन स्टेट्स ने जुडिशरी ने डिसाइड किया कि ब्लाइंड व्यक्ति जज नहीं हो सकता, और उन्होंने सजेस्ट किया वहां की स्टेट लेजिस्लेचर को, ये आप क्या कर रहे हैं, व्हाई डोंट यू टेक एग्जम्पशन। तो लेजिस्लेचर ने जुडिशरी के कहने पर उन्होंने उसका एग्जम्पशन लिया और ब्लाइंड को पूरी तरह से जुडिशरी की जो पोस्ट से एग्जम्प्ट कर दिया। सो मेरा कहना ये है कि कौन डिसाइड कर रहा है इसको? The people who are non-blind are deciding what blind can do। उस कमेटी में कोई भी ब्लाइंड व्यक्ति नहीं था। See, I'm talking of attitudes, I'm talking of stereotypes। कि एक ब्लाइंड व्यक्ति डिसाइड करे, जो यूजर है वो डिसाइड करे कि मैं ये कर सकता हूं या नहीं, या वो डिसाइड करे जो हाशिए पर बैठा है वो ये डिसाइड कर रहा है, जो ब्लाइंड भी नहीं है, जो एक जुडिशरी में एक जज है, वो अपनी कमेटी और वो डिसाइड करते हैं कि जजेस की पोस्ट को हैंडल कर पाएंगे कि अच्छा नहीं कर पाएंगे, अच्छा ठीक है। सो लेट अस एडवाइज द गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट शुड टेक एग्जम्पशन फ्रॉम दिस फिलिंग ऑफ दिस पोस्ट।
तो इस तरीके का एक माहौल जो बना हुआ है which is questioning the competency of people with disabilities. I think awareness एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको हमें करने की जरूरत है, और awareness कैसे होगी? We have to put right models in front of people. चीफ कमिश्नर ऑफिस ने करीब 3 साल पहले एक डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे थे हम लोग, जिसमें हमने काम किया कि किस तरीके से एक गवर्नमेंट सर्वेंट को, एक एम्प्लॉय विद डिसेबिलिटी को बेहतर चीजें दी जाए जिससे वो काम कर सके, I mean, who can be integrated into the system. तो उस समय हमने बहुत सारे पॉइंट्स निकाले थे कि आप कोई व्यक्ति ट्रेनिंग के लिए आ रहा है, आप SC/ST कैंडिडेट को ट्रेन करते हो जॉब के लिए कि वो जॉब की तैयारी कर सके, व्हाई डोंट यू इंक्लूड डिसेबल्ड इन दैट कैटेगरी? जब स्किल सेट्स की कमी है वो यहाँ पर दूर हो जाएगी कि आप उनको ट्रेन करें, और वो व्यक्ति जब एग्जाम दे तो उससे पहले वो ट्रेन होकर आए और एग्जाम दे के अंदर आ जाए। अंदर आने के बाद क्या आप उसकी हैंड होल्डिंग करते हैं? क्या आप उसको महीने बाद सिखाते हैं कि इस काम को कैसे करना है, या आप उसको ऐसे छोड़ देते हैं? क्या आप उसको असिस्टिव डिवाइसेस और माहौल ऐसा देते हैं कि वो अपने आप को प्रूव कर सके वहां पर, या आप उसको अनअटेंडेड छोड़ देते हैं? इस तरह के काफी सारे एरियाज हमने टच किए हैं उस पॉलिसी में। वो DOPT ने निकाली थी पॉलिसी मार्च 2000 को, एग्जैक्टली याद हो तो शायद 15 को निकली। तो इन सब चीजों पे असल में काम हो नहीं रहा है, और हम वहीं आकर अटक जाते हैं कि कॉम्पिटेंट लोग माथा फोड़ रहे हैं इस अच्छा पढ़ाई लिखाई करने के बाद। एक एग्जांपल एक और मैं दे सकता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का बड़ा हाल का एग्जांपल है। ये लड़की फिजिकली डिसेबल्ड थी और शी अप्लाइड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर MD का एक कोर्स था, उसके अंदर उसने अप्लाई किया, और उसमें उसको लास्ट मोमेंट पे उसको बुलाया नहीं काउंसलिंग के लिए, और द केस हैड टू बी फाइल्ड इन द दिल्ली हाई कोर्ट में। वो सही समय पे पहुंच गए थे, केस लटका रहा 6 महीने बाद जज ने कहा हाँ गलती है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, इनके ऊपर 25,000 रुपए जुर्माना लगाइए, लेकिन अब दिस गर्ल कांट बी एडमिटेड बिकॉज अदर पीपल हैव ऑलरेडी फिल्ड अप प्लेस, और ये कोर्स शुरू हो चुका है, तो इसको अगले साल कंसीडर किया जाए। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, ऐसा यदि आप ऑर्डर्स देंगे, जुडिशरी ऐसे ऑर्डर देगी, तो उससे क्या संदेश जाता है? संदेश ये जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन विद इम्प्यूनिटी डिफाई कर सकती है रिजर्वेशन प्रोविजंस को, और उसको नहीं फोर्स किया जाएगा, कोई मेजर उसके ऊपर एक्शन नहीं होगा। बाद में जब अपील में गए तो उन्होंने वो जो उनके ऊपर जुर्माना था वो भी माफ कर दिया, और उसको बोला कि नहीं आप अलग से आप उसको सिद्ध कीजिए कि आपका राइट बनता था, तो आप तो आउटसाइड कोटा से हो, इनसाइड कोटा से वगैरह वगैरह। तो मेरा कहना मतलब ये है कि जहां भी रिजर्वेशन के प्रोविजंस हैं, हम चाहते हैं जो राइटफुल कैंडिडेट्स हैं, कॉम्पिटेंट कैंडिडेट्स हैं, वो ही उसको इस्तेमाल करें, और यदि वो अपनी कॉम्पिटेंस पे आ रहे हैं, इस बात का क्लियर कट इसके रूल्स क्लियर कट निकाले जाएं कि व्हाट थिंग्स विल बी कंसीडर्ड एज रिलैक्सेशन और व्हाट थिंग्स विल बी कंसीडर्ड एज इनेबलिंग एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम इज एन इनेबलिंग एनवायरनमेंट। तो ये सब क्लियर कट लिखा जाना चाहिए, नहीं तो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब्जेक्टिवली इसको अपनी तरह से इंटरप्रेट करते हैं, और लोगों को मिनिमम 3% या 4% की बजाय मैक्सिमम करके आप इस सेक्टर के साथ बहुत बड़ा इंजस्टिस करते हैं। तो रिजर्वेशन की यही एक व्यथा है कि यहाँ पर ये बहुत बड़ी कमी है जिसको हमको दूर करने की जरूरत है। जो व्यक्ति एक बार अंदर गया, जो व्यक्ति एक बार एम्प्लॉयमेंट जिसको मिल गया, अब वो व्यक्ति चाहे रिजर्वेशन के माध्यम से जाए, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ही वांट टू गेट इन, चाहे मुझे मेरिट में दे दो, चाहे मुझे जनरल उसमें रिजर्वेशन में दे दो, आई वांट टू गेट इन। सो ही नेवर क्वेश्चंस कि मुझे आपने मेरिट में दिया या आपने मुझे, उसको अपने जॉब से मतलब, बट उससे नेक्स्ट इन लाइन है जो उनको बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि यदि वो व्यक्ति कहता कि मैं मेरिट में पास हूँ, मुझे मेरिट में डालो, यू कांट पुट मी इनटू रिजर्वेशन कोटा, देयर आर अदर पीपल वेटिंग। इस चीज को चेक करने का कोई मैकेनिज्म नहीं। यूपीएससी ने इस रूल का बहुत भली भांति फायदा उठाया। वी हैड दिस जेंटलमैन हु केम 25th इन द लिस्ट इन 2015 to 14 परहैप्स, और उस व्यक्ति की जगह किसी और को जॉब नहीं मिला। यूपीएससी ने कहा कि नहीं जी, इस साल हमने 3 पोस्ट थी, 3 को हमने निकाला था, जो मेरिट वाले थे उसको हमने डाल दिया, अब जो बची है जगह इसको हम अगले साल देखेंगे, इस साल तो हम नहीं भर सकते, अगले साल हमने कैरी फॉरवर्ड करेंगे अगले साल। No, sorry to intervene here. Yeah. No, I would even say that the media only, portrays those who are successful. For example, there is a girl who was into the foreign service in Chennai, and there's a hue and cry about it. So we are not, we are not doing the due diligence to this issue of, whether somebody is in the reservation
category, or somebody is going through a problem because of their disability, media is not doing the due diligence. They are only interested in the human interest story. So if somebody is successful, you just write about them, or put up a news story on a television channel, and there ends our duty. We're accountable for that. I think the media is very much accountable for this. Exactly. अच्छा हरीश सर, अब जानना चाहता हूँ, दो बातें हमारे चारों आप पैनलिस्ट ने निकाली हैं कि रिजर्वेशन इम्प्लीमेंटेशन ना होने के 3 कारण हैं। एक आपने कहा कि अवेयरनेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दूसरा तो क्या आपको लगता है कि उस स्तर पर अधिकारियों से मिलकर बात हो रही है, उनको समझाया जा रहा है, और दूसरा गवर्नमेंट का रवैया। तो इसको आप कैसे देखते हैं, अब अवेयरनेस होगी कैसे? और ये भी बताएं कि क्या जो आरबीआई का रोस्टर है बाकी बैंक भी फॉलो कर रहे हैं अपने? नहीं, आरबीआई का तो अपना स्टाफ के लिए है, so that I know is happening properly. दूसरा banks, it is entirely on them to run on the roster and do that. So RBI will not be commenting on that at all. And जो आपने बताया कि yes, I mean, see, these are the various strategies which are there. One is you have to impress on the people, talk to the higher up, and NGOs also have to be active on doing that. Then you have the laws which are there in place, and to be made aware of the laws and frame the policies accordingly. So I mean, ये अलग-अलग strategies जो है वो सब हमको तो लेकर ही deliver. And it is a long process. It is definitely not a short process. It is not a magic wand कि हमने इसको घुमाया कि we get the results. We have to be persistent. The government has to be persistent. The people have to be persistent, and even the NGOs and caregivers, everyone, all put together. This work has to go on. And if you look it up in a much broader way, even if you see it in other countries, comparatively, if you see it in other countries, even the problem is very, very much. ये किसी के फैन की शो। It is not necessarily that what is happening, lack of awareness and all is happening in our country only. ऐसा नहीं है. It is happening everywhere. But this type of problem will continue to be there, and we have to be forceful to see that we push ourselves through. हरीश सर, एक और आप ब्लाइंड बैंकर एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं, जहाँ तक मेरा आइडिया है, अगर मुझे करेक्ट करना अगर मैं गलत हूँ, तो वहां पर भी आप काफी काम कर रहे हो उन राइट्स को लेके। तो क्या आपका भी ये स्ट्रेटजी रहती है अधिकारियों से मिलने की, और मिलते उनको सेंसिटाइज करते, क्या फीडबैक आता है जब बात होती है? I'm moderately active, so I'm not the right person to comment on that. But yes, a strategy तो वैसे ही रहती है. We have been going to the higher ups. Our team has been going to the higher ups, talking to them, impressing on them. We have been giving memorandums. We have been showing success stories. तो इस सारे चीज मिलाकर ही कर रहे हैं. But I'm not the spokesman for it, so I'll not be able to tell about it. But strategy wise, yes, इस तरह से सारी चीज इकट्ठा करके ही किया जाता है. जी जी संजय सर, जी अगर संजय सर का बात देते हैं, फिर सुभाष सर आपके पास आता हूँ. जी संजय सर, आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी हम ये भी देखें कि अभी तो हम बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे ये हाल है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बैंकिंग सेक्टर, पब्लिक सेक्टर. अब बहुत सारी स्टेट्स में तो कई साल एक भी जॉब नहीं आती है डिसेबिलिटी की, तो हमारा जो फोकस रहता है सेंट्रल में रह जाता है. तो जैसे आपने महाराष्ट्र की बात की, हम यूपी में देखें, वहाँ धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं कानून की, जॉब्स नहीं मिलती हैं. और गुजरात में खुद ही देखिए, मोदी साहब के गुजरात में ये हाल है, तो वहाँ पर बहुत सारी नौकरियां नहीं दी जाती है. सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए लोग जाते हैं, जब बैंकिंग के लिए जाता है. स्टेट गवर्नमेंट की जो भूमिका है वहाँ भी बहुत प्रॉब्लम है. तो इतना लार्जर इशू है, ये कैसे टैकल होगा? क्या वी हैव द इनफ नंबर टू अवेयर पीपल, वी हैव इनफ एक्टिविस्ट, क्योंकि सब अपना भी देख रहे हैं. तो कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, मैं इस चीज को थोड़ा सा, मेरा नजरिया थोड़ा अलग है. पहली बात तो मैं इस बात को मानता हूँ कि हमारे देश में साइकी अभी भी रेडी नहीं है. एक बेहतरीन समाज को तैयार करने की हमारी साइकी अभी भी नहीं है, जिसको कहते कि वी डोंट वांट टू मेक
more equal society. We just want to adjust in the same society the so-called outliers. तो हम लोग तो बाहर के लोग हैं, मार्जिन पे पड़े हुए हैं और किसी तरह एडजस्ट कर दो विचारों को. वो एटीट्यूड गवर्नमेंट का है. आई एम फर्मली ऑफ दिस व्यू. सेकेंडली, जो लॉ बनाए गए हैं वो लॉ मॉरल ज्यादा है, लीगल कम है. अगर आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के साथ इस सो कॉल्ड आरपीडी लॉ को कंपेयर करें तो आपको चेंज दिखेगा कि कॉन्सिक्वेंसेस है. अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपको पनिशमेंट मिलता है. अब इस आरपीडी एक्ट में आप मुझे दिखा दीजिए कहाँ पे कितनी प्यूनिटिव लायबिलिटीज है. वेरी फ्यू प्यूनिटिव लायबिलिटी. एक जनरल सेक्शन आपने कुछ एक विंडो ड्रेसिंग के लिए बना दिया है, बट वशिष्ठ जी ऑल्सो नोट्स कि जनरल सेक्शन प्यूनिटिव लायबिलिटी का कितना इंप्लीमेंट होता है. तो कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजंस जब तक नहीं होंगे, जब तक लोगों को स्ट्रिक्ट पनिशमेंट नहीं मिलेगा. क्या है कि यूएनसीआरपीडी कहता है कि यू हैव टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम, यू डोंट हैव टू एडजस्ट द सिस्टम. एडजस्टमेंट इंडिविजुअल लेवल पे होता है, रीजनेबल अकोमोडेशन इंडिविजुअल लेवल पे होता है, लेकिन ग्रुप लेवल पे एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए. तो जो ट्रांसफॉर्मेटिव इक्वालिटी की बात जो आर्टिकल 5 यूएनसीआरपीडी में है, वो कहाँ पे दिखती है? वो दिखती नहीं है. तो जब तक समाज ये डिसाइड नहीं करेगा, जब तक आम आदमी ये डिसाइड नहीं करेगा कि हम लोगों को, डिसेबल्ड लोगों को हमारे साथ इन्वॉल्व करना है, तब तक हमारी जीत नहीं होगी. और हमको भी ये करना पड़ेगा कि वी विल हैव टू आल्सो इंसिस्ट कि वी डोंट वांट चैरिटी. अब गवर्नमेंट ऑफ, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्कुलर एजुकेशन में निकाला, हायर एजुकेशन में. उन्होंने कहा कि डिसेबल्ड स्टूडेंट्स जब पेपर लिखेंगे तो उनका ग्रामर इग्नोर कर दीजिए, उनकी लैंग्वेज इग्नोर कर दीजिए, उनको 3% ग्रेस दे दीजिए और उनके पेपर अलग इन्वेलप में डालकर उस पर स्टैंप लगाइए कि दीज आर डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स पेपर्स. तो आप क्या कर रहे हैं? आर यू ट्राइंग टू शो कि डिसेबल्ड पीपल कैन नॉट पास? आर यू ट्राइंग टू शो दैट ऑल डिसेबल्ड पीपल डू नॉट नो ग्रामर? मैं समझ सकता हूँ कि सेरिबल पैलेसी या एमआर या स्पीच इम्पेयर्ड कुछ बच्चों के लिए थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है, लेकिन आप ये वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच कैसे अपना? तो इससे ये चीज प्रूव होती है कि सिंपैथेटिक अप्रोच अभी भी रिट लार्ज है और जस्ट खाना पूर्ति की तरह ये लॉस बन रहे हैं. मेरा तो फर्म व्यू है. और जब तक क्रांतिकारी बदल हम लोग नहीं लाएंगे, अपनी सोच में चेंज लाके और एटीट्यूड को चैलेंज करके, जैसे वशिष्ठ जी ने बोला कि जब हाईकोर्ट ही बोलेगा, हाईकोर्ट जजेस बोलेंगे कि वी डोंट वांट ब्लाइंड पीपल, तो फिर क्या है? तो रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं कि इसको भरा जाए, लेकिन उसकी भी अनदेखी की गई है बार बार. नहीं भरते और कोई पनिशमेंट नहीं होता ना, जेल नहीं जाते लोग. पीपल शुड बी सेंट टू जेल्स, आई टेल यू. चलो मैं सुभाष सर से कमेंट लेता हूँ, फिर क्लोजिंग कमेंट के लिए सबके पास आता हूँ. अनीता मैम भी फिर से जुड़ गई है, मतलब मैं आता हूँ आप सभी के पास. सुभाष सर, मेरा एक क्वेश्चन आपने बताया नहीं था कि जो नेशनल सैंपल सर्वे है या लेबर ब्यूरो क्या अलग से एम्प्लॉयमेंट के स्टैटिस्टिक्स देगा. और एक सवाल ये जानना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ अवेयरनेस की भी हम बात करें तो एक 3 दिसंबर को रैली होती है सिर्फ दिल्ली में, तो उसमें भी हम जैसे अभी तो कई साल से एक्ट को पास करवाने में लगे थे, लेकिन समय समय पर इम्प्लीमेंटेशन को लेके बात नहीं होती है कि कुछ भी ऐसा हो. तो इसको आप कैसे देखते हैं? और आप कुछ कहना चाहते थे, अपनी बात कंप्लीट करें. देखिए, मैं ये कहना चाहता था कि नए लॉ में, मैं नए लॉ पे ज्यादा बार इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी इन्फोर्स्ड हो गया है. हाँ, इसमें सजा का प्रावधान है क्या? चेंज होगा अब एटीट्यूड? अब सजा तो है इसमें, जैसे संजय सर कह रहे थे. नहीं, संजय सर ने एकदम सही बात कही है. आई कंप्लीटली एग्री विद हिम. इसमें जो सजा का प्रावधान था वो क्वाइटली हटा दिया गया है. लेकिन अभी तो 92 सेक्शन के अंदर कुछ लोग डाल रहे हैं कि वो केवल क्रिमिनल एक्शन के लिए है ना. फॉर एग्जांपल, आपने कि आपके इंस्टीट्यूशन में कोई विकलांग व्यक्ति है, आपने उसको भूखा रखा, आपने उसको टॉर्चर किया, आपने उसको क्रूअल्टी किया, उस तरह के केसेस में सजा का प्रावधान है. अदरवाइज कहीं सजा का कोई प्रावधान नहीं है. इस लॉ में से वो सब हटा दिया गया है. 2014 के लॉ में था, वो हटा दिया गया है. तो आप इसमें उसमें मत रहिए कि ये सजा का प्रावधान कहीं भी है. अच्छा, दूसरी बात मैं कहना चाह रहा था कि जो अवेयरनेस रेजिंग का सिस्टम, ये अवेयरनेस रेजिंग का सिस्टम इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है इस लॉ के द्वारा. तो अब चीफ कमिश्नर ऑफिस को इंश्योर करना चाहिए और हम सब एक्टिविस्ट को, हम सब स्टेक होल्डर्स को चीफ कमिश्नर ऑफिस पर प्रेशर डालना चाहिए. हम अपने लेवल से हम भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट पर प्रेशर डालना चाहिए कि इन टाइम बाउंड मैनर वो हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कंपल्सरीली, जितने भी HR डिपार्टमेंट्स हैं जो इसको मैनेज करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज को इंडक्ट करते हैं, रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं,
they all must be trained how to maintain roster, how to conduct आप डीपीसी कैसे बनाएं, उसमें किसी डिसेबल्ड एक्सपर्ट विद डिसेबिलिटी को कैसे डालें या एक एनजीओ के व्यक्ति को कैसे डालें, किस तरीके से आप एम्प्लॉयमेंट का जो इंडक्शन प्रोग्राम है उसको फिल करें और रिजर्वेशन को कैसे इंप्लीमेंट करें, इस सबकी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। बिकॉज डिपार्टमेंट्स में अक्सर लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है, तो अवेयरनेस रेजिंग में इस ऑफिस का बहुत बड़ा काम है। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट के तरीके से ना हो, ये गवर्नमेंट के तरीके से एक फंड निश्चित हो जाता है, वो फंड स्पेंड हो जाता है, किसको बुलाया, किस वक्ता को बुलाया, उसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है और पैसा खर्चा हो जाता है इसके नाम पर। इट हैज टू बी वेरी सिस्टमैटिक, जिसमें हम जैसे एक्टिविस्टों का भी थोड़ा रोल हो और जो जानकार लोग हैं वो भी इस पर पैनी नजर रखें और कि सही मायनों में ये पैसा खर्च हो रहा है। और this has to be done from the office of chief commissioner, that all people must be made aware, trained how to implement reservation. जी, थैंक यू सो मच सुभाष सर। अब सबको मैं 2-2 मिनट देता हूं अपनी अपनी बात करने का। और एक सवाल है, क्या ऐसा कभी जिंदगी में देखने को मिलेगा कि कम से कम अलग अलग डिसेबिलिटी के एक हमारे पास बॉडी होगी जो इन जो लार्जर इश्यूज है उसके ऊपर सबका एक कंसेंसस आएगा और एक व्यू मिलेगा कि क्या स्ट्रेटजी को लोगों को अवेयर करना है, जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उस पर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन हो रही है या नहीं। अनीता मैम, आपसे शुरू करता हूँ। अनीता मैम आई थिंक नहीं है हमारे मेरा साथ। विजन आगे के लिए ये है, मैं हूँ, मेरा आगे के लिए विजन यही है कि जो आपने कहा अभी कि अलग अलग लोग जिनके अलग अलग डिसेबिलिटीज हों, आई वुड लव टू सी, जैसे प्रोफेसर संजय जैन है और लोग हैं जिनको डिसेबिलिटी है, वो खुद को रिप्रेजेंट करने के काबिल हो जाए, यू नो। आई वुड लाइक फॉर देम टू बी एबल टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स and you, for example, Danish, yourself, you are able to represent yourself. I want to see more people with different disabilities, developing the skills to come forward and represent themselves and talk about how they can do better in every sector. अभी हम उनकी तरफ से जो ज्यादातर एक्टिविस्ट हैं, इवन इफ वी डू अ वेरी जेन्युइन जॉब और हम लोग सब कुछ जान के समझ के अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, हमसे एक ही सवाल पूछा जाता है, हाउ डू यू नो व्हाट आवर प्रॉब्लम्स आर। So the representation has to come from within the the disability group, and that will have a lot more impact. For that to happen, मुझे लगता है इंक्लूसिव होना चाहिए। आप लोगों का भी बहुत योगदान है, आप हैं, सुभाष सर हैं, आप दोनों काम कर रहे हैं, साइटेड हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इंक्लूसिव आपसे भी एक लोगों को एग्जांपल मिलती है कि ये डिसेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं, तो और लोगों को पता लगता है। तो जी बिल्कुल, और अवेयरनेस चाहिए, बहुत सारा अवेयरनेस चाहिए। एडवोकेसी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसको बिल्कुल ही कोई अहमियत नहीं दी जाती है हमारे सिस्टम में। एडवोकेसी इज ट्रीटेड लाइक अ स्टेप चाइल्ड ऑफ एनी एक्टिविज्म। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज मेरे ख्याल में फर्स्ट स्टेप तो अवेयरनेस ही होना चाहिए। You have to be aware, you have to be accepting, you have to be sensitive, and then you talk about inclusion. Inclusion करने के बाद लोग पता करते हैं कि अब हमें आगे क्या करना है। ये उल्टी गंगा नहीं है क्या? पहले आप इंक्लूड करते हो, फिर सोचते हो कि इस कैंडिडेट के साथ हम क्या करें। तो पहले से अवेयरनेस हैज टू हैपन, एंड लाइक सुभाष सेड, देयर हैज टू बी अ प्रॉपर सिस्टम, अ प्रॉपर स्ट्रेटजी बिफोर एवरीथिंग इज पुट इन प्लेस। उसके बगैर ऐसे ही कोई भी लॉ को इम्प्लीमेंट करके भी कोई फायदा नहीं होगा, विदाउट अवेयरनेस, विदाउट अंडरस्टैंडिंग। तो डेफिनेटली एडवोकेसी के का बहुत ही बड़ा रोल है इसमें। जी, सुब्रमण्य सर। Yeah, I feel that basically there has to be a greater level of awareness, because I mean that's definitely an important point, because one of the reasons why all the strategies, all the laws, all the implementations fail, the whole purpose is defeated, is because we have people who have a certain mindset towards persons with disability. They don't really understand the fact that they can perform as good as anybody else, and they don't know how to make use of the skills. That's another important point, because if you work in a general system, people should be able to understand the fact that you are accountable for your work as much as anybody else. I mean, reasonable accommodation is all fine, but you should be given a target. You should be given the necessary jobs and responsibilities and stuff. So awareness it plays the greatest of all the roles, and yes, I think we have to be self-advocates ourselves. I agree with that fact too, and I try my level best to do that in journalism and media. But then yes, somewhere I think these all have to connect, and somewhere I think the greater system is failing us time and again,
And nevertheless, I think we are doing we are Do you think taking this social forward. media And is bringing a change now from the perspective of awareness? definitely, yes. Awareness, yes, I do agree with you. Social media has changed a lot because there is a way in which you can reach out to a larger number of people, a greater to the mainstream, and you can put out your point of view. Yes. But I think it has to be leveraged. It has to be used in a strategic way to get the to achieve the goals of the persons with disability in the community at large. Thank you, sir. Harish sir. Gee, I would like to share one experience that when I was at Bangalore, what I found there was that organizations there, for different organizations for disability, all sectors, cross sectors, they would meet up regularly in regular intervals, discuss the topics, and then put forth a strategy. I think that is very much required. Coordination between different type of disabilities, and even we ourselves need to know more about the strengths and weakness about other disabilities as well. So we have to fight it together, and putting everyone together, if we take on with the respective babus and people who are at the helm of affairs, we'll be able to focus in a much better and in a much focused manner. जी संजय सर. मैं दो तीन चीजें कहना चाहूंगा. पहली बात तो वी शुड establish what I call National Disability Rights Observatory with branches in all districts, and we should collect the data under Article 33 of UNCRPD, 33 or 31. Disability data is very important, and we don't have any system in this country. Secondly, Subhash ji Chief Commissioner की बात कर रहे थे. It's okay, but whether it is really a national focal point under Article 33, whether it has independence. रूल्स में जिस बदतर टर्मिनोलॉजी के साथ कमिश्नर को ट्रीट किया है, he is a class 1 employee. You are addressing the Chief Commissioner of Disability as a government employee. Speaks volumes. The kind of status you give to NHRC chairperson, you don't want to give to the Chief Commissioner Disability. Goes to show the petty mindset of the government. Thirdly, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि क्रॉस डिसेबिलिटी डायलॉग होने की बहुत जरूरत है, और डिसेबल्ड और एबल बॉडीड के साथ भी आपस में डायलॉग होने की जरूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट तो कुछ करने वाली नहीं है, और यूएनसीआरपीडी इज द ओनली इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट विच shows lot which puts reposes lot of faith in civil society. तो एक बेहतर और इक्वल सिविल सोसाइटी, इक्वलाइजेशन के साथ अगर सिविल सोसाइटी बनानी हो तो हम लोगों का आपस में डायलॉग करना पड़ेगा. गवर्नमेंट मुझे नहीं लगता मेरे लाइफ टाइम तक कुछ गवर्नमेंट लेवल पे कुछ चेंज होने वाला है, लेकिन हम लोग बहुत कुछ चेंजेस ला सकते हैं. लेट्स नॉट गो टू गवर्नमेंट, लेट्स क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर आवरसेल्फ, नथिंग विदाउट अस अबाउट अस, जो बोला है, जो क्लैरियन कॉल है, उस कॉल को हम लोग ले सकते हैं. आज एशिया में इतना बुरा हाल है कि अफ्रीका जैसा लेस डेवलप्ड कॉन्टिनेंट, उनका अफ्रीकन ईयर बुक ऑफ डिसेबिलिटी है, लेकिन हमारे यहाँ सुभाष जी को अगर आप छोड़ दीजिए या कुछ और दो चार गिने चुने लोग जो हैंड्स ऑफ टू देम कि दे आर प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. आज गवर्नमेंट का एक एनुअल पब्लिकेशन नहीं है जिसमें केस लॉज हमको मिल सके, ऐसा कोई न्यूज बुलेटिन नहीं है जिससे राइट्स अवेयरनेस हो सके. तो सब कुछ हमको ही करना है. तो आई थिंक एंड योर जॉब बिकम्स मोर रिस्पॉन्सिबल. मे बी रेडियो उड़ान कैन स्टार्ट क्वेश्चनिंग, let us start questioning all universities, ask them how many people you have given job, if you have not given, why you have not given, create data. तो जब तक हम लोग डेटा क्रिएट नहीं करेंगे तब तक सिर्फ कुछ सेलिब्रिटीज को हम लोग सत्कार करते रहेंगे और चीजें चलती रहेंगी. आई एम नॉट अ पेसिमिस्ट बट आई एम ऑल्सो नॉट एन ग्रेट ऑप्टिमिस्ट. जी थैंक यू. सुभाष सर, फाइनल वर्ड्स. थैंक यू. मुझे मालूम पड़ता है कि इस नए कानून के बाद जहां पर आपने इतनी सारी डिसेबिलिटीज को 4% में सबमिट दिया है, अब आप सरकार से लड़ने की बजाय, डिपार्टमेंट से लड़ने की बजाय इंटर डिसेबिलिटी फाइट शुरू होने वाली है. क्योंकि आई एम टेलिंग यू दिस इज द फैक्ट, बिकॉज मेरे पास केसेस आने शुरू हो गए हैं. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. और ये बड़ी रणनीति है सरकार की कि इनको इतने कम में फंसा लड़ते रहे सरकार.
आप अब देखिए जिस तरह से विभक्त किया गया है कैटेगरीज को, जो बढ़ाया गया 1%, उसके अंदर 0.5 कितनी सारी डिसेबिलिटीज डाल दी हैं उसमें आपने, और एग्जिस्टिंग है उसके अंदर भी आपने और डिसेबिलिटीज ऐड कर दी हैं। तो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बिकम अ टफ फाइट। आप बात कर रहे हैं सारी डिसेबिलिटीज की एकता की, मुझे तो लग रहा है कि इसमें हम लोग आपस में लड़ेंगे और शायद ही सरकार के खिलाफ कोई अगेंस्ट जाएगा, क्योंकि यू कांट गो बियॉन्ड द रूल्स, यू कांट गो बियॉन्ड द लॉ, लॉ प्रोवाइड्स दैट। सो ये सिचुएशन आने वाली है। नेवरदलेस आई एम नॉट वेरी पेसिमिस्टिक। मुझे लगता है कि अभी तक जो हम लोग काम कर रहे हैं उसको और थोड़ा सक्रियता से करने की आवश्यकता है। मैं जैन साहब की बात से इत्तेफाक रखता हूं कि ऑब्जर्वेटरी जिसको मैं शायद चीफ कमिश्नर में ढूंढने का प्रयास कर रहा था, उसको सिविल सोसाइटी में भी करने की आवश्यकता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे चीफ कमिश्नर इज अगेन अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। एनएचआरसी के साथ कंपैरिजन उसका शायद बेमानी होगा, क्योंकि एनएचआरसी में एक जुडिशरी का एक सीनियर ऑफिसर बैठा है। अक्सर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को वो जगह दे देते हैं रिटायर्ड वाले। जी जी जी। तो ह्यूमन राइट्स है ना, वो डिसेबल राइट्स। हाँ, ह्यूमन राइट्स है। वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स, वी आर डिसेबल्ड। That is wonderful. In fact, यदि इसमें भी अच्छा एक और बात है, अंतिम बात मैं खत्म करूंगा। चीफ कमिश्नर ऑफिस के बारे में जो रूल्स बनेंगे उसके अंदर यदि हम उनको स्टाफ नहीं देंगे, आज की तारीख में उनके पास स्टाफ के नाम पर स्टाफ ही नहीं है, हार्डली एनी स्टाफ, तो उनके पास केस जाते हैं और सालों पड़े रहते हैं, और आपने उसको इतना सारा काम दिया है। अनलेस यू स्ट्रेंथन दिस ऑफिस and also the NGOs and these observatories come forward to act as a watchdog, मुझे नहीं लगता है लॉ में ज्यादा चेंजेस होने वाले हैं। आज से जो 25 साल पहले स्थिति थी वही शायद अगले 25 साल बाद होगी, अनलेस वी ऑल आर अवेकन। एक जागरूक मतदाता, एक जागरूक नागरिक और एक जागरूक विकलांग व्यक्ति, स्टेक होल्डर इज रिक्वायर्ड। जब जरूरत पड़े कोर्ट में भागिए, जब जरूरत पड़े इनको अधिकारियों को, वो बहुत आवश्यक है, और मुझे लगता है उसके लिए हम सबको तैयार रहना पड़ेगा। अपना हक लड़के लेना पड़ेगा, मांगने से नहीं मिलता है तो लड़के लेना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, पहले भी लड़ते रहे हैं, लड़ते रहेंगे, वो यही करना पड़ेगा। बहरहाल अवेयरनेस की कमी है, उसके लिए सबको इंडिविजुअल तौर पे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी कंट्री है और उस हिसाब से सभी का सहयोग जरूरी है। तो इन्होंने सारी बातों पर एग्रीड किया। थैंक यू सो मच आप सभी का ज्वाइन करने के लिए, और इस तरह आप आके लिसनर्स को एजुकेट करते रहें, अपनी बात रखें, लोगों को एजुकेट करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर इंक्लूडिंग अस। थैंक यू दानिश। या तो अगले सप्ताह फिर मिलूंगा किसी और सब डिबेट के साथ, डिस्कशंस के साथ, किसी और पर्सनैलिटी के साथ। बहरहाल आज इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।